यक्षिणी जानबूझकर अनजान बनते हुए कहती है, मैं भूल रही हूँ, पर क्या लेखक बाबू? अनुराग एक्साइटेड होते हुए जवाब देता है, मुझे कहानी सुनाना यक्षिणी, और क्या? तुम मुझे रात में कहानी तो सुनाने आती हो ना? यक्षिणी खामोश रहती है। अनुराग जानबूझकर बातों को घुमाते हुए कहता है, आज रात तुम मुझे कौन सी कहानी सुनाने वाली हो यक्षिणी? अपनी कहानी के कौन से किरदार के बारे में बताने वाली हो? यक्षिणी अनुराग के सवालों का कुछ जवाब देती उससे पहले ही अनुराग यक्षिणी की आंखों में देखते हुए हड़बड़ाहट के साथ अनजान बनते हुए कहता है, हाँ याद आया, आज रात तुम मुझे भक्षानर के बारे में बताने वाली थी। आज रात क्या यक्षिणी, तुम तो मुझे कई दिनों से भक्षानर के बारे में बताने का बोल रही हो। आज तुम मुझे उसी के बारे में बताना। यक्षिणी तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए अनुराग को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं लेखक बाबू, मैं आपको भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बता सकती। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से कहता है, नहीं बता सकती? पर क्यों यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग को टालते हुए कहती है, बस नहीं बता सकती लेखक बाबू, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। अनुराग पलटकर नाराजगी के साथ कहता है, दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं यक्षिणी जिसका जवाब ना होता हो, और मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे सारे सवालों के जवाब हैं। बस सच तो ये है कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। अनुराग के इतना कहते ही यक्षिणी अनुराग से अपनी नजरें चुराने लग जाती है। अनुराग फिर यक्षिणी के सामने जाते हुए कहता है, तुम इस तरह मुझसे नजरें चुराकर चुप खड़ी नहीं रह सकती यक्षिणी। आज तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। बताना होगा कि क्यों तुम मुझे भक्षानर के बारे में नहीं बता सकती। यक्षिणी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, आप क्या करेंगे लेखक बाबू भक्षानर के बारे में जानकर? अनुराग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, क्या करूंगा? ये तुम मुझसे पूछ रही हो यक्षिणी? तुम जानती हो ना मैं तुम पर कहानी लिख रहा हूँ। जब तुम मुझे भक्षानर के बारे में कुछ बताओगी तभी तो मैं उसके बारे में कुछ लिख पाऊंगा। तुम समझ नहीं रही हो, मुझे ना उस पर पूरा एक चैप्टर लिखना है। यक्षिणी अनुराग को फिर मना करते हुए कहती है, आपको उस भक्षानर के बारे में कुछ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेखक बाबू। मैं नहीं चाहती मेरी कहानी में आप उसके बारे में कुछ भी लिखें। अनुराग पलट कर कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यक्षिणी? कैसी बातें कर रही हो? आखिर भक्षानर ही तो तुम्हारी कहानी का मुख्य किरदार है, और तुम मुझे भक्षानर के बारे में ही लिखने से मना कर रही हो। यक्षिणी अनुराग को घूरते हुए कहती है, मेरी कहानी का मुख्य किरदार मैं हूँ, न कि वो भक्षानर। आप लेखक बाबू, अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, तुम्हारी कहानी का मुख्य किरदार भले ही तुम हो यक्षिणी, पर तुम्हारी कहानी भक्षानर के बिना अधूरी है। आखिर उसी से तो तुम्हारी कहानी की शुरुआत हुई थी। यक्षिणी पलट कर कहती है, नहीं लेखक बाबू, मेरी कहानी की शुरुआत मुझसे हुई थी और खत्म भी मुझ पर ही होगी। अनुराग चुप खड़ा रहता है, यक्षिणी से कुछ नहीं कहता है। यक्षिणी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, आप मेरी एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए लेखक बाबू, मैं नहीं चाहती कि आप भक्षानर के बारे में कुछ भी लिखें। अनुराग यक्षिणी की बातों से तंग आते हुए कहता है, पर क्यों यक्षिणी, क्यों तुम नहीं चाहती कि मैं भक्षानर के बारे में कुछ भी लिखूं? यक्षिणी पलट कर कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसके बारे में किसी को भी कुछ पता चले। अगर आपने उसके बारे में लिख दिया तो सब उसके बारे में जानने लग जाएंगे, और अगर उस भक्षानर की शुरुआत का पता चल गया तो। अचानक से यक्षिणी घबरा जाती है और एकदम चुप हो जाती है। अनुराग यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए कहता है, तो क्या यक्षिणी? यक्षिणी गुस्से के साथ बात को पलटते हुए कहती है, तो वो कुछ नहीं लेखक बाबू, आप बस इतना जान लीजिए कि मैं आपको भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बताने वाली। अनुराग अभी भी अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, पर मेरा भक्षानर के बारे में जानना बहुत जरूरी है यक्षिणी। यक्षिणी गुस्से के साथ घूरते हुए अपनी लाल आंखें दिखाते हुए कहती है, आपने सुना नहीं लेखक बाबू मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं आपको भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बताने वाली, ना ही आप आज के बाद मुझसे कभी भक्षानर के बारे में कुछ पूछना। यक्षिणी अपनी बात पूरी करते हुए अनुराग को चेतावनी देने के लहजे से चालाकी के साथ कहती है, और यदि आपने कभी मुझसे भक्षानर के बारे में पूछा तो मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जैसे ही यक्षिणी अनुराग से ये बात बोलती है, अनुराग को यक्षिणी की लाल आंखों में उसका डायन वाला रूप दिखने लग जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह जब यक्षिणी मायाधारी से बार बार कह रही थी कि वो घाट से चली जाए, पर मायाधारी ने यक्षिणी की बात नहीं मानी थी, तो गुस्से में आकर यक्षिणी ने उसकी आंखें नोच ली थी। अनुराग को डर सताने लग जाता है कि कहीं यक्षिणी उसी तरह उसके हाथ ही ना काट दे। अनुराग को यक्षिणी से डर लगने लग जाता है, और ये डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। यक्षिणी गुस्से के साथ अनुराग को घूरे जा रही थी।
एक पल के लिए तो अनुराग को लगने लग गया था कि कहीं अभी ही ना यक्षिणी उसे मार दे। अनुराग की जान हलक में आ गई थी। जब यक्षिणी भी कुछ नहीं बोलती है तो अनुराग अपना आखिरी हथकंडा अपनाते हुए यक्षिणी को इमोशनल करते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती यक्षिणी, तभी मेरे सामने ऐसी शर्त रख रही हो। अगर प्यार करती तो मुझसे कुछ नहीं छुपाती, भक्षानर के बारे में सब कुछ बता देती। यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं लेखक बाबू को कैसे बताऊं? मैं जो कर रही हूँ उन्हीं के लिए कर रही हूँ, मैं उन्हें भक्षानर के बारे में नहीं बता सकती। यक्षिणी मन ही मन अनुराग की फिक्र तो करती है, पर उसके सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी। अनुराग फिर नम आंखों के साथ बोल पड़ता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती यक्षिणी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। यक्षिणी खामोश खड़ी रहती है, अनुराग के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। यक्षिणी की चुप्पी ने और उसकी शर्तों ने अनुराग का दिल तोड़ दिया था। अनुराग को यक्षिणी से नाराज होने पर मजबूर कर दिया था। इतना नाराज कि उसका यक्षिणी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा था, ना ही उसकी तरफ देखने का। इसलिए अनुराग उस कमरे से बाहर निकल जाता है। यक्षिणी भी अनुराग को रोकती नहीं है, उसे जाने देती है। वो जानती थी कि अनुराग को कुछ देर एकांत की जरूरत थी। अनुराग दूसरे कमरे में आकर यक्षिणी के बारे में ही सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि आखिर यक्षिणी ने उसके सामने ऐसी शर्त क्यों रखी थी, क्यों वो उसे भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बता रही थी, क्यों उसने उससे वो सब कहा। इन्हीं सब सवालों के बारे में सोचते हुए अनुराग की आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। जब सुबह होती है, अनुराग की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले रूम नंबर 666 में जाता है और देखता है कि यक्षिणी वहां पर नहीं थी, वो वहां से जा चुकी थी। पर यक्षिणी हर दिन की तरह अनुराग के लिए चाय बनाकर गई थी, जो उसकी टेबल पर ही रखी हुई थी। इस बार अनुराग सिगरेट तो जलाता है पर चाय को हाथ तक नहीं लगाता है। कल रात के लिए वो यक्षिणी से अभी भी नाराज था। सिगरेट के कश खींचते हुए अनुराग फिर रात के सवालों के बारे में सोचने लग जाता है। वो सवाल बार बार उसे परेशान किए जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यक्षिणी मुझे भक्षानर की कहानी के बारे में कुछ पता क्यों नहीं रही है, क्यों वो इतना हिचकिचा रही है। आखिर ऐसा क्या है उसकी कहानी में जिस कारण उसने हमारे प्रेम के रिश्ते को दांव पर लगा दिया। अनुराग इन्हीं सब सवालों के बारे में सोचने लग जाता है। अनुराग इन सब सवालों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो यक्षिणी से डरते हुए कहता है, यक्षिणी ने तो मुझे साफ मना कर दिया कि मैं भक्षानर के बारे में उससे कुछ न पूछूं। अगर मैंने पूछा तो। इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। अनुराग यक्षिणी से डरते हुए खुद से कहता है, यक्षिणी जब अपने डायन रूप में आती है तो उसका खुद पर कोई काबू नहीं होता है, उसे खुद होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रही है। नहीं, मैं अब यक्षिणी से तो भक्षानर के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता, पर मैं भक्षानर की कहानी को इस तरह छोड़ भी नहीं सकता। मैं क्या करूं मैं? अनुराग सोच में डूब जाता है कि वो क्या करे, कैसे भक्षानर के बारे में पता लगाए। दिन से रात हो जाती है। अनुराग को उसी टेबल पर बैठे बैठे वो सिगरेट के 3-4 पैकेट भी मारता है, पर उसके कुछ समझ नहीं आता है कि वो भक्षानर के बारे में कैसे पता लगाए। पर उस पूरे दिन भर में वो इतना तो समझ गया था कि वो यक्षिणी से भक्षानर के बारे में अब कुछ नहीं पूछ सकता था, और यदि उसने पूछा तो फिर यक्षिणी उसके लिए भी एक डायन बन जाती और उसका भी वही हाल करती जो वो बाकी के मर्दों का करती है। अनुराग खिड़की से बाहर झांकते हुए मन में सोचता है, रात हो गई, यक्षिणी अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। यक्षिणी को लेकर अनुराग का मन बेचैन होने लग जाता है। तभी उसे पीछे से यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है, आप क्या सोच रहे हैं लेखक बाबू? जब अनुराग यक्षिणी की आवाज सुनता है तब जाकर उसके दिल की बेचैनी कम होती है, पर वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे यक्षिणी के आने से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वो ऐसे जताने लग जाता है कि वो कुछ लिखने में व्यस्त हो। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, लेखक बाबू, ओ मेरे लेखक बाबू। अनुराग अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है, बस कुछ के कुछ कागज में लिखते रहता है। जब यक्षिणी की नजर टेबल पर रखे चाय के कप पर पड़ती है और वो देखती है कि उसमें अभी तक चाय थी, अनुराग ने उसे छुआ तक नहीं था, तो वो समझ जाती है कि अनुराग उससे अभी भी नाराज था। यक्षिणी चाय का कप उठाते हुए कहती है, आप तो मुझसे नाराज है ना लेखक बाबू, फिर मेरी नाराजगी मुझ पर निकालिए ना। चाय से कैसी नाराजगी? यक्षिणी चाय का कप अनुराग को देते हुए कहती है, लीजिए चाय पी लीजिए लेखक बाबू। जैसे ही यक्षिणी चाय के कप को छूती है, चाय गर्म हो जाती है, उसमें से भाप निकलने लग जाती है। अनुराग यक्षिणी की तरफ देखता तक नहीं है। यक्षिणी अनुराग को मनाते हुए फिर प्यार से कहती है, चाय पी लीजिए ना मेरे प्यारे लेखक बाबू।
इतना कहकर यक्षिणी अनुराग के मुंह के पास चाय के कप को ले जाती है। अनुराग मुंह बनाते हुए नाराजगी के साथ कहता है, मुझे चाय नहीं पीनी यक्षिणी। यक्षिणी अनुराग के साथ मजाक करते हुए कहती है, चाय नहीं पीनी तो क्या पीना है, मेरे लबों का रस पिएंगे आप। यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है, पर यक्षिणी को इस चीज का एहसास नहीं होने देता है। अनुराग सख्त बनते हुए कहता है, मैंने कहा ना यक्षिणी मुझे चाय नहीं पीनी है, हटाओ इसे मेरे सामने से। यक्षिणी नाराजगी के साथ उस कप को नीचे रख देती है और मायूसी के साथ कहती है, ठीक है, आपको चाय नहीं पीनी तो मत पीजिए, पर मुझसे बात तो कीजिए। अनुराग पलट कर कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी यक्षिणी, मुझे कहानी लिखने दो, मुझे जल्द से जल्द अपनी कहानी पूरी करनी है। यक्षिणी फिर बड़े प्यार से कहती है, लिख लेना लेखक बाबू, पर पहले मुझसे 2 पल बातें तो कर लीजिए, इस तरह मुझसे रूठिए मत। अगर आप ही मुझसे रूठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। इस बार अनुराग पलटकर कुछ नहीं कहता है। यक्षिणी भी खामोशी रहती है, बस मासूम नजरों के साथ एकटक अनुराग को देखते रहती है। जब 4-5 मिनट बैठने के बाद भी अनुराग यक्षिणी की तरफ देखता तक नहीं है, उससे कुछ नहीं कहता, तो यक्षिणी खुद नाराज होते हुए कहती है, ठीक है, आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ पर रुककर करूंगी क्या, जब मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। मैं हंसूं या रोऊं किसी को क्या फर्क पड़ता है। मैं ही आपको अपनी जिंदगी मान बैठी थी, पर सच तो यह है कि मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। मेरी जिंदगी तो तभी खत्म हो गई थी जब मुझे अभिशाप मिला था। जब यक्षिणी ये बात बोलती है तो अनुराग अपनी नाराजगी भूलकर यक्षिणी की तरफ देखता तो है, पर उससे कुछ कहता नहीं है। यक्षिणी नम आंखों के साथ अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ लेखक बाबू, फिर कभी आपके पास नहीं आऊंगी ना आपसे मिलूंगी, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर यक्षिणी दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यक्षिणी दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। यक्षिणी अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी अनुराग उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही अनुराग यक्षिणी का हाथ पकड़ता है, यक्षिणी के कदम अपने आप थम जाते हैं। यक्षिणी दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए लेखक बाबू, जाने दीजिए मुझे। अनुराग बड़े प्यार से यक्षिणी से कहता है, अपनी जिंदगी को ऐसे कैसे जाने दूं मैं यक्षिणी, तुम मेरी जिंदगी हो, ये तुम भूल। यक्षिणी नाराजगी कहती है, नहीं लेखक बाबू,